नासमझी है। कई लोग यह सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश की अवधारणाएं बच्चों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वे जटिल होती हैं। वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विषयों को अनुभूति से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डोल से परिचित नहीं होंगे उनके लिए यह एक सीसस स्ट्रीट कैरेक्टर थी जिसे क्रिसमस से पहले बच्चों में खूब प्रचारित किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की सूची में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। परंतु क्रिसमस के लिए इसका विज्ञापन करने के बाद जब यह बाजार से गायब हो गई तो कई लोग यह सोचने लगे कि कहीं कंपनी ने जानबूझकर तो इसे बाजार से गायब नहीं कर दिया है। इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी और पूर्ति बहुत कम, इसलिए बाजार में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डोल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने वालों ने इसमें मुनाफा कमाने का मौका देखा। जिन्हें डोल नहीं मिल पाई थी वे दुर्भाग्यशाली मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गई। टिकल मी एल्मो डोल की अविश्वसनीय लोकप्रियता मेरी समझ में नहीं आई, परंतु यह मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र का बढ़िया उदाहरण है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड बाजारों पर लागू होती है। नंबर 4 है कानून। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, निवेश और बाजारों की तकनीकी दक्षता के सारे कॉरपोरेशन का प्रयोग विस्फोटक वृद्धि प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो वह बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बनता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। उसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वाले में होता है। यह अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम इसे दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देखते हैं। नंबर 1 है टैक्स लाभ। एक कॉरपोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि यह टैक्स देने से पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है, परंतु इसमें अंदर घुसना तब तक जरूरी नहीं जब तक कि आपका बिजनेस या संपत्ति बहुत बड़ी न हो। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर वो बचाता है और फिर वो बचता है, उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। उन्हें बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के निवेश हो जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हो। उदाहरण के तौर पर अपने कॉरपोरेशन का फायदा यह है, घूमने जाने का कार्यक्रम हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है। कार का भुगतान, बीमा, रिपेयर इत्यादि कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की सदस्यता भी कंपनी खर्च है। ज्यादातर रेस्टोरेंट डिनर भी आंशिक व्यय है। और भी ऐसे बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं। नंबर 2, कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर से अपनी ज्यादातर संपत्ति को छुपाने के लिए कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। वे हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु वे किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हर चीज के मालिक बनने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे सरकार या अपने साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखा है कि अमीरों से वसूलो, गरीबों में बांट दो। इस पुस्तक का लक्ष्य यह नहीं है कि कॉरपोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, परंतु मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैध संपत्तियों हो तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फायदों और सुरक्षा के बारे में ज्यादा जान लें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई है जो इन फायदों के बारे में विस्तार से बताती हैं और कॉरपोरेशन बनाने के लिए जरूरी सीढ़ियों को भी समझाती है। एक पुस्तक खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका शीर्षक है इंक एंड ग्रो रिच। यह पुस्तक कॉरपोरेशन की ताकत का बखूबी वर्णन करती है। फाइनेंशियल आईक्यू दरअसल कई कुशलताओं और गुणों का मेल है। मैं तो यही कहूंगा कि यह ऊपर बताई गई 4 तकनीकी दक्षताओं का समावेश है।
जो मूलभूत फाइनेंशियल ज्ञान का आधार है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दक्षताओं के समन्वय से आपका फाइनेंशियल ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपकी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रणनीति के लिए हम आपकी संपत्तियों के चारों तरफ कॉरपोरेशन का कवच लपेटने की बहुत ज्यादा सलाह देते हैं। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 6 की तरफ, जो है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। आपका दिन शुभ हो। रिच डैड पुअर डैड। अध्याय 6। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी कार्यक्रम देखा। बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत मांग थी। चूंकि उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी, इसलिए वे उस समय की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा कि वे उनका पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वे पूरे पैकेज के $1,00,000 चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने यह सुनते ही त्योरियां चढ़ा ली और प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी इतिहास है। अरबों डॉलर के उद्योग का जन्म हुआ और AT&T का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम के समाचार आ रहे थे। समाचारों में एक स्थानीय कंपनी के स्टॉक में कटौती के बारे में एक खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक ज्यादतियां कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने एक 45 साल का नौकरी से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था और सुरक्षा गार्डों से अंदर जाने की इजाजत मांग रहा था, ताकि वह मालिकों से यह विनती कर सके कि उन्हें नौकरी से न निकाला जाए। उसने हाल ही में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा। कैमरा उसके अनुनय विनय पर नजरें गड़ाए था और पूरी दुनिया देख रही थी। यह कहने की जरूरत नहीं कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं 1984 से व्यवसायिक रूप से पढ़ा रहा हूं। यह एक बहुत अच्छा अनुभव और पुरस्कार रहा है। यह एक विचलित करने वाला काम भी है, क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है और मैंने सभी में एक बात देखी है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। हम में बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है और हमें प्रकृति ने बहुत से उपहार दिए होते हैं, परंतु जो चीज हम सभी को पीछे धकेलती है वह है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते, बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं। कॉलेज डिग्री के होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता। शैक्षणिक माहौल के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है। इसे गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। यह तत्व, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज्यादा असर डालता है। हम सभी के भीतर एक बहादुर, प्रतिभाशाली और जोखिम लेने वाला चरित्र मौजूद होता है, परंतु हम सभी के भीतर चरित्र का एक दूसरा पहलू भी होता है, जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। मैरीन कॉर्प्स के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मुझे अपने भीतर छुपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतरंग जानकारी मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, परंतु एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना कि व्यक्ति की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन है बहुत ज्यादा डर और खुद की क्षमताओं के बारे में शंका। यह देखकर मुझे दुख होता था कि कई विद्यार्थी जवाब जानते थे, परंतु उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अपने अनुभव में आपके फाइनेंशियल जीनियस के लिए तकनीकी ज्ञान भी जरूरी है और साहस भी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपकी प्रतिभा का दमन होता है। मेरी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूं कि वे खतरे लेना सीखें, बहादुर बने और अपने प्रतिभा के द्वारा अपने डर को ताकत और चतुराई में बदल लें।
कुछ लोगों के लिए सिद्धांत काम करता है, जबकि कईयों को यह डरावना लगता है। मैंने यह भी जाना है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सुरक्षित खेल खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं, जोखिम क्यों लिए जाए, अपने फाइनेंशियल आईक्यू को विकसित करने की झंझट क्यों उठाई जाए, मैं पैसे की समझ क्यों विकसित करूं? और मैं जवाब जानता हूं, केवल इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा विकल्प हों। हमारे आगे बहुत से परिवर्तन खड़े हैं। जिस तरह मैंने इस अध्याय के शुरू में युवा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उनकी तरह के कई और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह के सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी अत्यधिक सफल कंपनियां बनेंगी और दिवालियापन, कंपनी बंद होने, स्टाफ निकालने की बहुत सी घटनाएं होंगी। तो आपको फाइनेंशियल आईक्यू विकसित करने की झंझट में क्यों पड़ना चाहिए? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। मैं इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि आज का युग सबसे ज्यादा रोमांचकारी युग है। मैं चाहता हूं कि मैं परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत करूं। मैं चाहता हूं कि मैं लाखों करोड़ों बनाने के बारे में रोमांचित रहूं, न कि सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में। आज का युग सर्वाधिक रोमांचकारी समय है जो दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग याद करते हुए यह कहेंगे कि यह कितना ज्यादा रोमांचकारी रहा होगा। इसे पुराने की मौत, नए का जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी और रोमांच भी था। तो अपने फाइनेंशियल आईक्यू को विकसित करने की झंझट क्यों उठाई जाए? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। उस समय में आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सफल होते देखेंगे और पुराने सिद्धांतों से झगड़े रहने वाले लोगों को असफल होते देखेंगे। 300 साल पहले जमीन ही संपत्ति थी, इसलिए जिस आदमी के पास जमीन थी उसके पास संपत्ति थी। फिर फैक्ट्रियां आई, उत्पादन शुरू हुआ और अमेरिका में अपना दबदबा बना लिया। उद्योगपति के पास संपत्ति आ गई। आज सूचना का युग है, इसलिए जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा और जल्दी सूचना आ जाती है वह अमीर हो जाता है। समस्या यह है कि सूचना दुनिया भर में प्रकाश की गति से उड़ रही है। इस नई संपत्ति को सीमाओं और दायरों में नहीं बांधा जा सकता, जिस तरह जमीन और फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। परिवर्तन ज्यादा तेज और ज्यादा नाटकीय होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में नाटकीय बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों को संघर्ष करते देखता हूं और प्राय ज्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूं। तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हों। वे परिवर्तन का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नौकरी छूट गई है, घर बिक गया है, और वे इसके लिए टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि वे भी समस्या का कारण हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे यह नहीं जान पाते कि जो विचार पुराने जमाने में संपत्ति था वह आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है। एक दोपहर मैं अपने द्वारा इजाद किए गए बोर्ड गेम कैश फ्लो से शिक्षा दे रहा था। मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया ताकि वह भी सीख सके। दोस्त का हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वह अब कुछ जवाब ढूंढ रही थी। उसके मित्र को लगा कि शायद इस खेल से उसे कुछ सीखने को मिलेगा। इस खेल को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग यह सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है। खेलने के दौरान वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध के बारे में सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच कैश का फ्लो होता है और किस तरह पैसे की राह में आपको अपनी संपत्ति वाले कॉलम से निकलने वाले मासिक कैश फ्लो को बढ़ाना होता है ताकि यह आपके मासिक खर्च से ज्यादा हो जाए। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते हैं और तेज राह पर चल पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा है, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं
कुछ इससे प्रेम करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। एक महिला ने कुछ सीखने का बहुमूल्य अवसर खो दिया। शुरुआती राउंड में उसने एक डूडेड कार्ड खींचा जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वह खुश हुई, अरे मेरे पास तो एक नाव है। फिर जब उसके मित्र ने यह बताया कि किस तरह आंकड़े उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करते हैं, तो वह कुंठित हो गई, क्योंकि उसे गणित जरा भी पसंद नहीं था। बाकी के खिलाड़ियों ने शांतिपूर्वक इंतजार किया जब उनका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता है। अचानक जब उसने यह जान लिया कि आंकड़े किस तरह काम करते हैं, तो उसे यह जानकर झटका लगा कि उसकी नाव उसे जिंदा खा रही है। बाद में वह डाउन साइज हो गई और उसे एक बच्चा भी हो गया। यह उनके लिए एक भयानक खेल साबित हुआ। कक्षा के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत विचलित है। वह कक्षा में निवेश के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे यह बहुत मूर्खतापूर्ण लगा था कि इतने बेकार खेल को खेलने में इतना ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसके मित्र ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह अपने भीतर झांक कर देखे कि क्या यह खेल उसके किसी अंदरूनी पहलू को उजागर कर रहा था। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह विचार मूर्खतापूर्ण है कि कोई खेल किसी के अंदरूनी पहलू को उजागर करता है। उसका पैसा तत्काल वापस कर दिया जाए और वह वापस चली गई। 1984 से मैं करोड़ों कमा रहा हूं और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूं क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूं। स्कूल में ज्यादातर शिक्षक भाषण देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे भाषणों से चिढ़ थी। मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में शिक्षा देना चालू किया। मैंने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वे इन खेलों को ज्ञान बढ़ाने के इस पहलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खेल में आदमी के व्यवहार पर भी प्रकाश पड़ता है। यह एक तत्काल फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर दे, इसके बजाय खेल एक व्यक्तिगत लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए बनाया गया है। उस महिला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया। उसने कहा कि उसकी मित्र अब शांत है। शांत होने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के बीच में कुछ आपसी संबंध की महसूस किए हैं। हालांकि उसके और उसके पति के पास नाव नहीं थी, परंतु उसके पास बाकी सब चीजें थी। वह अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी। उसका पति एक कम उम्र की महिला के साथ भाग गया था और 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उसके पास दौलत के नाम पर बहुत कम सामान था। उसके बीच बांटने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। 20 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी में मजा बहुत आया था, परंतु उन्होंने केवल डैडूड ही इकट्ठे किए थे। उसने यह महसूस किया कि आंकड़ों पर उसका गुस्सा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर इसलिए था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उसका यह मानना था कि पैसे दहली का हिसाब किताब रखना पुरुष का काम है। वह घर संभालती थी और उसका पति पैसों को संभालता था। उसे अब यह पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसे छुपाए थे। वह इस बात पर खुद से नाराज थी कि उसे यह पता ही नहीं चला था कि पैसा कहाँ गया है, और यह भी पता नहीं चला था कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बन चुका है। बोर्ड गेम की ही तरह दुनिया भी तत्काल फीडबैक देती है। अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो हम ज्यादा सीख सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि धोबी ने मेरी पैंट को सिकोड़ दिया। मेरी पत्नी धीमे से मुस्कुराई और उसने मेरे पेट में उंगली गड़ाते हुए मुझे बताया कि पैंट नहीं सिकुड़ी है, बल्कि कोई और चीज फैल गई है। कैश फ्लो नामक यह खेल हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक देने के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं और यह आपको कर्ज में डाल देता है, तो सवाल यह उठता है, अब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास कितने फाइनेंशियल विकल्प मौजूद हैं? यही खेल का लक्ष्य है। खिलाड़ियों को सोचना सिखाना ताकि वे नए और बहुत से फाइनेंशियल विकल्प बना सकें। मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है। वे लोग जो इस खेल की चूहा दौड़ के सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें अंकों की समझ होती है और उनके पास रचनात्मक फाइनेंशियल दिमाग होता है।
वे बहुत से फाइनेंशियल विकल्पों को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंकों की समझ नहीं होती और जिन्हें प्राय निवेश की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग प्राय रचनात्मक होते हैं और सोच समझकर खतरे उठाते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस खेल में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि वे इस पैसे का क्या करें। उनसे ज्यादातर असली जिंदगी में भी आर्थिक रूप से सफल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकल जाता है इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है, और यही असली जिंदगी में भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा होता है और फिर भी वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। अपने विकल्पों को सीमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की ही तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी 3 नौकरियां कर रहा है। 20 साल पहले वह मेरे सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांटेशन बंद हुआ तो वह जिस कंपनी के लिए काम करता था वह भी बंद हो गई। उसके दिमाग में केवल एक विकल्प था और वह पुराना विकल्प था, कड़ी मेहनत करो। समस्या यह थी कि उसे कोई बराबरी की नौकरी नहीं मिल पाई जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को माने। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अभी जो काम कर रहा है वे उसकी योग्यता के बहुत नीचे के काम है और इसलिए उसकी तनख्वाह कम है। उसे जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे 3 नौकरियां करनी पड़ रही है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते सुना है कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली जिंदगी में भी ऐसा ही करते हैं। वे बैठकर सही मौके के आने का इंतजार करते हैं। मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतजार करते देखा है और फिर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। फिर वे यह शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता तो वे चूहा दौड़ के बाहर निकल सकते थे, इसलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। मैं असली जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो यही करते हैं। वे महान अवसर देखते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं होता, और मैं देखता हूं कि लोग एक महान अवसर वाले कार्ड को खींचते हैं, उसे जोर से पढ़ते हैं और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह एक महान अवसर है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, कार्ड भी होता है, परंतु वे अवसर को नहीं देख पाते। वे यह देखने में असफल हो जाते हैं कि चूहा दौड़ से बच निकलने के लिए यह किस तरह उनकी फाइनेंशियल योजना में फिट होता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज्यादा संख्या में होते हैं। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा अवसर उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है, परंतु वे उसे नहीं देख पाते। 1 साल बाद उन्हें इसका पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप इसकी उम्मीद करते हैं कि वह नहीं होता है तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते हैं। यह फाइनेंशियल बुद्धि है। क्या होता है, इससे हमारा ज्यादा सरोकार नहीं है, बल्कि आप एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के आर्थिक समाधान खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समस्या को सुलझाने में कितने रचनात्मक है। ज्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों पढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता हो। आप जो होता है उसे होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं, जिस तरह की पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज होने का इंतजार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। यह तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने से पहले यह पक्का करना चाहें कि अगले 5 मील तक भी सभी स्ट्रीट लाइटें हरी हो। जब हम छोटे थे
तो अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार यह बताते थे, पैसा असली नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार यह याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के सिक्के डाले थे तो हम पैसे के रहस्य के करीब, सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। उनका कहना है, अमीर लोग पैसे बनाते हैं। आप धन को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज नहीं है, तो आप ज्यादा तेजी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज नहीं है तो फिर क्या है? माइक और मैं उनसे यह सवाल पूछते थे। पैसा वह है जिसके बारे में हम सहमत हो जाएं। अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे। हमारे पास जो इकलौती सबसे शक्तिशाली पूंजी है वह है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत कि 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीबी भी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। सूचना के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके अविश्वसनीय रूप से अमीर हो जाते हैं, और इसके लिए वे केवल कुछ विचारों और अनुबंधों का सहारा लेते हैं। आपको यह बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेश करते हैं, क्योंकि वहां अक्सर ऐसा होता रहता है। कुछ नहीं से तत्काल करोड़ों बनाए जा सकते हैं, और कुछ नहीं से मेरा मतलब है बिना पैसे के लेन देन के। यह अनुबंध के द्वारा किया जाता है। ट्रेडिंग पीठ में हाथ के एक संकेत से टोरंटो के ग्राहक के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर्स की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेयर पल भर में टोरंटो पहुंच जाते हैं। 1 मिनट बाद शेयर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पल भर में बिक जाते हैं। इस पूरे मामले में धन का लेन देन नहीं हुआ, अनुबंधों का हुआ था। तो अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा क्यों विकसित करें? इसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्यों इसे विकसित कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से धन कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह सीखने की एक दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना फाइनेंशियल IQ इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूं, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के अभूतपूर्व विकास का हिस्सा होना चाहता हूं। एक ऐसे युग का जहां इंसान विशुद्ध रूप से केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहाँ ज्यादा रोमांच है, यहाँ पैसा है, यहाँ डर है, यहाँ आनंद है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति को विकसित करता हूँ। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता। मैं पैसे बनाने वाला एक आसान उदाहरण देना चाहता हूँ। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने निराशावादी भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी, पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाओ और 40 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। खैर, हर महीने निश्चित रकम बचाना भी एक अच्छा विचार है। यह एक विकल्प है, एक ऐसा विकल्प जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। समस्या यह है कि ऐसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वे अपने पैसे में ज्यादा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बड़े मौकों का फायदा नहीं उठा पाते। दुनिया उनके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, अर्थव्यवस्था उस समय बहुत बुरे हाल में थी। निवेशकों के लिए यह एक आदर्श बाजार स्थिति थी। मेरा काफी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेज में फंसा हुआ था। मेरे पास नगद पैसा नहीं था। चूंकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं निवेश कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास $10 लाख से ज्यादा नगद थे, जो तेजी से बढ़ते हुए बाजार में काम कर रहे थे। निवेश करने के लिए यह सबसे बढ़िया मौका था। अर्थव्यवस्था भयानक थी। मैं बहुत छोटे छोटे निवेशों को तो वर्णन नहीं कर सकता, परंतु कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूंगा। वे घर जिनकी कीमत कभी $1 लाख होती थी, अब $7500 के रह गए थे।
परंतु स्थानीय रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत